ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। नीलम बहन, हम लोग हाजिर हैं अपने श्रोताओं का विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला लेकर, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो किसान बहन भाइयों, हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर गन्ने की पाठशाला, क्योंकि आपको इसमें गन्ने की फसल से संबंधित कोई भी अगर समस्या होती है तो उसकी जानकारी आप सीधा विशेषज्ञों से पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और आज का हमारा विषय भी यही है, गन्ना बिजाई पूर्व मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों की संस्तुति। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और जो दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर अक्षय कुमार योगी। आप वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो चलिए श्रोताओं, देर नहीं करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो चलिए। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर अक्षय कुमार योगी जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं, सबसे पहले तेवतिया जी, नए साल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो शिवनंदन जी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाइयों से आप पहली बार मिले हैं नए साल में। किसान भाइयों, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सुख समृद्धि सब बढ़े इसमें नई साल में, और आपका गन्ना बिल्कुल जल्दी कट के मील पर पहुंचे और अगली फसल की तैयारी आप अच्छी तरह से करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसा आज का विषय है गन्ना बिजाई पूर्व मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों की संस्तुति। तो जो गन्ना की बिजाई हमारे जो भी किसान भाई करना चाहते हैं, तो उसकी जांच कराने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि हमारी जमीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, तब तक आप कैसे उनका निवारण करेंगे। तो इसलिए मिट्टी की जांच करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है नमूना लेना, क्योंकि नमूने पर ही सारी रिपोर्ट निर्भर करती है। अगर आपका नमूना ही गलत हो गया तो रिपोर्ट भी आपकी गलत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो। मैं रामदयाल बोल रहा हूँ, जिला अमरोहा, यूपी से। जी रामदयाल जी, क्या सवाल है आपका? सर, हमारे यहाँ गन्ना जो 038 था वो तो सूख गया, उसमें समस्या आ रही। जी बिल्कुल, 038 में तो काफी बीमारियां आ गई हैं। हाँ, इसमें लग गई। अभी इधर उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसके लिए कहा जाना। क्या नई किस्म उपलब्ध नहीं हो रही है? हाँ, नई किस्म कोई मिल नहीं है कहीं। आपकी कौन सी शुगर मिल है? हमारी सिवारा है। गन्ना विभाग वाले आपको नहीं उपलब्ध कराते नई वैरायटी? मैंने कोई नहीं लिया उन्होंने तो। अच्छा। कोई बना ही नहीं गन्ना। नहीं, देखिए, गन्ना तो लोकल में नहीं बनता, शोध संस्थानों पे ही बनता है। नई नई वैरायटी निकलती हैं, अभी भी वैरायटी निकली हुई है नई, जैसे COL के 14201 है, लखनऊ की किस्म है। लखनऊ की वैरायटी है। शाहजहांपुर की है COS 13235 और 13235। हाँ, और एक करनाल की वैरायटी है वो CO 15023। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। कुछ कुछ सबकी कमियां होती हैं, कुछ कुछ अच्छाइयां होती हैं। आपके यहाँ पे आप लगा के देखेंगे कौन सी शूट कर जाए अच्छी वैरायटी। ये तीनों वैरायटी इस समय चल रही हैं खूब। चारे के लिए भी और गन्ने के लिए दोनों ऐसी वैरायटी तो अच्छी होनी चाहिए।
हाँ, चारे के लिए देखिए जो COL के 14201 है, इसका चाहे पानी भी भर जाए तो भी गन्ना का जो अगोला है वो हरा रहता है और लास्ट तक हरा रहता है इसका। दोबारा कौन सी है? ये है, हिंदी में कहते हैं कोलक। कोलक। हाँ, कोलक 14201। कोलक 14201। हाँ जी, हाँ जी। ये वैरायटी बहुत अच्छी है, ठोस है, गिरती नहीं है। हालांकि थोड़ी सी बढ़वार हल्की हल्की धीमे है, लेकिन वजन बहुत है इसमें। उत्पादन अच्छा मिलता है। उत्पादन अच्छा है इसमें, ठोस गन्ना है और बीमारियां भी कम लगती हैं। बीमारी कम है और ये जो जल प्लावित जमीन है उनमें भी अच्छा काम कर रही है। हाँ। ठीक है रामदयाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो जी। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? बलवान बोलो जी, गांव कलरम, जिला कैथल। जी बलवान जी, क्या सवाल है? मिट्टी बता दीजिए, आपने पानी की भी जांच करवानी जरूरी है जी। जी बिल्कुल, मिट्टी के साथ साथ पानी। आप अपना प्रश्न बताइए बलवान जी। मिट्टी की जांच, पानी की भी जरूरी होगी जी जांच करवानी। अभी पूरा कहाँ हुआ, वो बीच में सवाल आ गया था ना, आप सुनिए ना, सारी बात बताएंगे आपको। अभी तो मिट्टी की भी पूरी ना हुई, अभी तो मिट्टी की शुरुआत ही हुई थी, नमूना लेने की बात। नमूना की बात थी। हाँ जी, नमूना के बारे में बताओ जी। हाँ बताएंगे, अभी क्वेश्चन दूसरा आ गया था इसलिए बीच में हो गया था। जी डॉक्टर साहब, नमूना लेते समय किसान भाई क्या सावधानी रखें? तो नमूना लेते समय बलवान जी आप ऐसा करिए कि 1 एकड़ में से आपको 5 सैंपल लेने हैं। ठीक है। और उसकी कुछ सावधानियां, 1 महीने से उसमें कोई खाद ना डाला गया हो। जैसे अगर कहीं खेत में घास है तो उस घास को अच्छी तरह से निकाल दें, लेकिन ऐसा ना करें कि वहां से फावड़े से मिट्टी उठा के दूसरी जगह डाल दें। आप उसको वहां से खोदें और खोद के उसमें से घास निकाल दें। उसमें कोई कूड़ी नहीं पड़ी होनी चाहिए, कोई जो गला हुआ कपड़ा है वो नहीं होना चाहिए वहां पे, कोई गाय ने, भैंस ने, किसी ने कोई गोबर वगैरह कर दिया वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आप उसमें वी शेप की जो कट काटेंगे, एक इधर से मारेंगे एक उधर से मारेंगे, वी बन जाएगी। ठीक है जी। इस तरह अंग्रेजी में बीओ है जी, वी। हाँ, अंग्रेजी में जो वी होती है। ठीक है जी। तो उसमें जो बीच में आप अगर स्केल खड़ा करेंगे सीधा, तो 6 इंच गहरा होना चाहिए वो। ठीक जी। और उसके बाद में जो उसके स्लोप बने, किनारे जो बने हैं वी के, उनमें से 1-1 इंच मिट्टी उतारिए दोनों तरफ से। हाँ, 1 इंच की परत ऊपर से लेके नीचे तक बराबर 1 इंच उतार लो उसकी। हाँ जी, मैं कहूँगा जी। दोनों तरफ से। ठीक। एक जगह से आधी किलो सैंपल लेना है और 5 जगह से लेना। 5 जगह भी ऐसे सेलेक्ट करनी है कि चारों कोनों पर जाकर उसमें से 20, 25 या 30 फुट तक अंदर आइए सीधे कोने से खेत की तरफ को। ठीक, मतलब डोर के अंदर होना चाहिए जी, 20-25 फुट। हाँ, वो कोनों पे से आइए बिल्कुल खेत की तरफ, चारों कोनों पे से वहां से लीजिए और एक लीजिए बीच में से। फिर ठीक जी। 5 सैंपल को अच्छी तरह से सुखा के उनको कूट लीजिए और कूट के उनका बिल्कुल भुरभुरा बना लो और 5 सैंपल को एक जगह मिला लो। तो आधी किलो मिट्टी के हिसाब से 2.5 किलो मिट्टी हो जाएगी वो 5 सैंपल की। उसको मिला के अच्छी तरह वो करके उसका ढेर बना लो। ढेर का उंगली से प्लस का निशान बनाइए फिर उसमें ऊपर। ठीक। 4 खाने हो गए, आमने सामने के 2 खाने निकाल दीजिए नीचे तक मिट्टी के। समझ गया जी। ठीक है। फिर उसका ढेर बना दो, फिर वैसे ही प्लस का निशान बनाओ। फिर जो जिधर के पहले निकाले से उनसे दूसरी तरफ के दोनों निकाल दो आमने सामने के। ये प्रक्रिया जब तक करो जब तक आधी किलो मिट्टी रह जाए। ठीक जी। आधी किलो मिट्टी को लेके बढ़िया से उसमें अपना पैकेट में, थैले में डालिए। उस पर टैग लगाइए, इसकी डेट क्या है, ये कौन से खेत में से लिया गया है, और किसान का नाम, क्या क्या उसमें जांच करानी है, ये सब चीजें उस पर अंकित कीजिए। और आगे फसल कौन सी लेनी है, फसल प्रेजेंट में कौन सी ली है इससे पहले और बाद में कौन सी ली है, ये जरूरी है लिखना। ठीक है जी। उसके बाद आप जो मृदा परीक्षण शाला में इसको दे सकते हैं। अच्छी वाली लैब आपको सेलेक्ट करनी है। हिसार या करनाल सही रहेगी जी? करनाल लानी है? करनाल भी बहुत बढ़िया, हिसार भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ भी बहुत बढ़िया। ठीक है। एक और जी मेरा प्रश्न, पानी का सैंपल कैसे लेना जी? पानी का देखिए, जब आप भर रहे हैं पानी का, आप एक छोटी सी सीसी ले लो और उस पानी में तिनके वगैरह, मिट्टी वगैरह, अगर एबनॉर्मल पानी आ रहा है वो नहीं होना चाहिए।
उसमें रुके हुए कुंडी में से मत लेना, जैसे नीचे कुंडी में पड़ जाता है ना। नहीं तो मैं ये मतलब आधा घंटा ट्यूबवेल चलाकर उसमें तो ले ले। कह रहे हैं आधा घंटा ट्यूबवेल चलाएं उसके बाद ले लें। हाँ, आधा घंटा क्यों, ट्यूबवेल चला के आप 10 मिनट बाद भी ले सकते हैं, 5 मिनट बाद भी, वो तो एक जैसा ही रहेगा पानी। तो उसका लेकर ट्यूबवेल के पानी को जांच करा लिए। जो मृदा परीक्षण करती है वही लेबोरेटरी जो है उसकी भी जांच करती है, पानी की भी। ठीक है जी, धन्यवाद। और मृदा जांच करने में ये आजकल ध्यान रखिए कि उसमें आप सारे पोषक तत्वों की जांच कराइए। ज्यादातर किसान भाई क्या एनपीके की जांच कराते हैं, ठीक जी। लेकिन एनपीके की जांच से आगे निकल चुका है, अब दायरा जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आ गया है। मतलब 16 पोषक तत्व 16 17 की सारे करवाने चाहिए। हाँ, 17 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जांच 17 की जरूरी नहीं होती है। उनमें आप एनपीके, सल्फर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और कॉपर, इनकी करवाइए बस। ठीक है जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, ठीक है बलवान जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अक्षय कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मिट्टी की जांच है उसमें आजकल जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया है, तो आपको अगर हो सके तो अपने पास का जो कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क कीजिए और वहाँ से जो है अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। और क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको जो है उसमें 12 जो पैरामीटर होते हैं अपनी मृदा के, वो आपको ऑटोमेटिकली सारे उसमें होंगे और अगले 3 साल तक आपको वो कृषि अधिकारी से आप संपर्क में रहोगे या प्रयोगशाला में संपर्क में रहोगे तो वो आपको आपके खेत के अनुसार वो आपको दे देंगे। हाल ही में जो सरकार है उन्होंने एक और नया संशोधन किया है उसमें कि उसमें जो है आपके खेत की जो जगह है उसको जोड़ा गया है ऑनलाइन, और उससे पता रहता है, आप ऑनलाइन भी उस ऐप से चेक कर सकते हैं कि आपके खेत की मिट्टी का जो नमूना आपने दिया था वो कहाँ पे है, कितना वो ट्रैक हुआ है और उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है, और आप अपने मोबाइल पे ही अपने खेत की जांच को देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम और पता बताइए। नाम देवेंद्र। जी देवेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव कॉलम, जिला मेरठ। मेरठ से। क्या सवाल है आपका? सवाल ये, बुआई के समय जी ये नीला थोथा और सुहागा जी, क्या गिरना उचित है? नीला थोथा, गंधक वही और सुहागा ये डालना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मिट्टी टेस्ट कराई है आपने? इसीलिए जांच नहीं करते हम, गाय का गोबर का खाद घेरते हैं जाकर। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी खाद डालते हैं तो फिर जो ये चीज आप बता रहे हैं ना, इनके डालने की जरूरत नहीं है, खाद में होती हैं ये सारी चीजें। अगर आप गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद ये लगाते हैं तो उसमें हाँ, ये डालने की जरूरत नहीं है। कितनी खाद डालते हैं आप फसल में? केमिकल नहीं लगाते हैं कोई। हाँ, केमिकल नहीं लगाते हो तो ये जो आप कह रहे हो ये तो केमिकल है, तो इनको मत डालिए फिर। सफेद सिंधी का प्रकोप ज्यादा है, सफेद सिंधी परेशान करे। ये बवेरिया वैसियाना है एक जो है वो आप डालिए, वो जैविक खेती के लिए रिकमेंडेड है और आपके सफेद सूंडी के लिए बहुत कारगर है वो, बवेरिया वैसियाना। बवेरिया वैसियाना जी, हाँ, वो डालिए आप, वो आपके जैविक खेती के लिए उपयोगी है। तो ये डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा इनको? ये आईपीएल का बनता है, आईपीएल के यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनी बनाती है। अच्छा, जो भी उपलब्ध है। हाँ, तो ठीक ठीक, बिल्कुल आप इसको लेकर के और जितनी मात्रा में जरूरत हो उतना ही डालिए, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मिट्टी की जांच की, और जब मिट्टी की जांच का परीक्षण हो गया तो उसके बाद जो गन्ना फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से पोषक और कितनी मात्रा में डालने चाहिए, तो डॉक्टर अक्षय कुमार योगी जी आपसे जानना चाहेंगे। जो गन्ने की फसल होती है, एक तो वो पोषक तत्वों को बहुत ज़्यादा लेती है, क्योंकि इसकी उपज, चाहे वो चारे की उपज हो और चाहे इसके कल्लों की उपज हो, वो लगभग 70 से 80 टन तक चली जाती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच के अनुसार और उसके अलावा जो अपने खेत की परिस्थिति है कि आपने पिछले में साल कौन सी फसल ली है या आपके फसल चक्र कौन से चल रहे हैं, उसके अनुसार जो है उन पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। अगर मुख्यतः बात की जाए गन्ने की फसल में तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये तो वो पोषक तत्व है जो कि आवश्यक तो है ही है, साथ में ये पौधे की पैदावार, उसकी उपज और जो गन्ने का चीनी है उसको अच्छे से बनाने में बहुत अपना योगदान करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि जलवायु परिस्थितियाँ
अलग चली जाती हैं, जैसे कि ज़्यादा बरसात हो गई या सूखा हो गया, तब भी पोटास और फास्फोरस का जो योगदान है उसको सही करने में, पैदावार बढ़ाने में अपना एक अहम रहता है। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि अब जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की महत्वपूर्णता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये भारत की जितनी मिट्टियाँ लगभग उनमें इनकी कमी होती है, जैसे कि जस्ता हो गया और लौह तत्व हो गए। मुख्यतः इन दो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आजकल ज़्यादा कमी देखी जा रही है। और गन्ने में तो जैसे लौह तत्व है उसकी कमी जो है, जिसके कारण पीलापन आ जाता है और लोग समझते हैं कि ये केवल नाइट्रोजन की कमी के कारण हुआ है, तो उसको भी हमें उपचार में लाना चाहिए। और उसके लिए जो है आपको 37 किलोग्राम कम से कम आयरन फॉस्फेट जो होता है लौह तत्व का जो उर्वरक है उसको डालना चाहिए। और अगर शुरू से बात करें जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है उत्तर भारत के जो गन्ने के क्षेत्र हैं उनमें 150 से 180 किलोग्राम तक जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको पता है कि जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं जिनमें कि गन्ने की अर्धसाली जो 1.5 साल की फसल होती है, जो 16 से 18 महीने पकती है, वो ली जाती है, तो वहाँ पे 250 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब आपसे और जानना चाहेंगे, एक किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। रघुराज सिंह जी, गाँव आदरनाला, जिला बागपत, यूपी। जी, क्या सवाल है रघुराज जी आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा गन्ना बोना है भी जी, उसमें हरी खाद कौन सी बोन जो हरी खाद तैयार हो जाए उसमें? हरी खाद बोना कब चाहते हो गन्ना? वैसे जब मार्च में आप ठंडा फली के बाद में मार्च में बोना चाहते हो तो देखो, हरी खाद के लिए तो इस समय जो है बरसिम का टाइम है, बरसिम बो सकते हो आप। और डॉक्टर साहब गन्ना लगाने के बाद हरी खाद लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, ढैंचा लगा सकते हैं। हाँ, तो बाद की बात है, वो बाद की नहीं, ये आप पूछना चाह रहे हैं उससे अरब के बीच में। लेकिन अब इतना समय नहीं है लगाने का। नहीं, ये मार्च के एंड में लगाएंगे ना, तो 2 महीने हैं अभी, 2-2.5 महीने हैं। तो 2-2.5 महीने में अगर फॉलिएज बन जाए तो वो सबसे ज्यादा बरसिम का ही बन सकता है फॉलिएज, और किसी का नहीं बन पाएगा, क्योंकि और कोई इस समय पे ऐसी फसल नहीं है। ये इस 2 महीने का उपयोग करना चाहते हैं। हाँ यार, नहीं, इससे एक चीज़ और भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ये उसमें जो है अगर ढेंचा या फिर जो सनई है, दोनों में से कोई भी एक ले ले, क्योंकि ये जो है इस समय हाँ होगा लेकिन जैसे ये जमीन का उपयोग करना चाहते हैं तो उतनी पैदावार, तो उतनी जो उसकी फसल है वो दे देगा इसको, ताकि वो उस खेत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बीज की मात्रा बढ़ा दें, बरसीम 1 महीने बाद तो तैयार हो पाती है, इस समय बरसीम भी नहीं होगी डॉक्टर साहब। और इससे मैं तो कहूंगा कि आप जो है गन्ने के साथ में जो है सनई को लीजिए या फिर ढेंचा को लीजिए, और जब 40 दिन हो जाए तब उसको बीच में मिला दीजिए। उसके बीच में जुताई उताई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मिलाना ना। हाँ, मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि उसके साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं मूंग की। हाँ, अगर मतलब ये हो जाए कि उसको मूंग वगैरह बोले ना आप, अगर फरवरी में, तो फरवरी में मूंग बो के मूंग की फलियां तोड़ लो और उसको उसी में मिला दो। डॉक्टर साहब एक बात हो बताओ आप, हाँ, मूंग तो लगाना वो गन्ने के साथ खाली खूड में लगाना जी? नहीं, गन्ने के साथ मत लगाओ जी, खाली में, क्योंकि गन्ने के साथ में आप पानी देना पड़ेगा ना गन्ने को। तो अगर खाली में लगाऊं तो बेसिकली है ना ट्रैक्टर से उससे जुताई नहीं होती, जुताई होती। देखिए, जब जोतेंगे आप ट्रैक्टर से उसको, जब ही मिलेगा वो, तो इतना तो इंतजार करना पड़ेगा, इतने फली आएगी उसमें। या उसको हरी भी जोत सकते हैं, तो वो जुताई जब ट्रैक्टर से कर सकते हैं आप, बीच में लगाइए। आप दूरी कितनी रखते हैं गन्ने में? मेरे ख्याल 3 फुट रखे हैं। हाँ, तो 3 फुट में तो आप कौन से, फिर ट्रैक्टर से 3 फुट में वो जुताई करते हैं, जो रोटावेटर आता है आपका, अलग अलग बने होते हैं जिसमें। कल्टीवेटर है। अच्छा, कल्टीवेटर है। नहीं, वो जुताई एक रोटावेटर आता है जो बीच बीच में ही चलता है, गन्ने को छोड़ता रहता है। हाँ, वो छोटा ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, बड़ा ट्रैक्टर है ना हमारे पास। किसान भाई, बड़े में भी आ रहे हैं आजकल, जैसे रेजर चलता है ना बड़े में, ऐसे वो अलग अलग बीच बीच में रोटावेटर है, एक फीट के, और फिर वो बीच में खाली है, फिर 1 फीट का है, तो 3 खूड़ों को जोतता चलता है वो रोटावेटर। उसकी आप पता कर सकते हैं आप उसका, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा मिलाने के लिए, अगर उसको मूंग को मिलाएंगे तो आप उसमें। और इस समय देखो ठंड बहुत हो रही है, इस समय बड़ा मुश्किल है। आपकी समस्या आपने बड़ा अच्छा सोचा कि मैं इसका कैसे उपयोग करूं, लेकिन इस समय जो समय बहुत कम है आपके पास, और ठंड भी बहुत पड़ रही है। तब तक खेत को तैयार कर लो अच्छे से, उसकी उसमें खाद वाद मिला सकते हो, खाद वाद मिला के तैयार रखो, गहरी जुताई कर लो उसकी, तो वो उतना ही बेनिफिट रहेगा। खाद मिला के नीचे तक जुताई कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा उसका। ठीक है डॉक्टर साहब, ये उसकी गन्ने की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। हाँ, वो तो पौध तैयार कर सकते हो आप गन्ने की। अच्छा। हाँ, वो चलो मैं जो 10 बोने का है जी हमारे यहाँ।
हाँ, वो बात अलग रही, लेकिन अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो नर्सरी आपके यहाँ वो कर सकते हैं, कुछ ऊंची हुई उठी हुई बेड बना के ना उसको पन्नी ढक के आप नर्सरी उगा सकते हो उसका, तो आपका ये 1 महीने पहले हो जाएगा गन्ना, फिर फरवरी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे थे कि गन्ने में जो पोषक तत्वों की संस्तुति। जी, मैंने आपको बताया था कि जो नत्रजन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी मात्रा भी मैंने बता दी कि इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। अब महत्वपूर्ण बात है कि उसको कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना और कब डालना है। तो इसके लिए जैसे कि रिकमेंडेशन है कि आपको जो है गन्ने में जो है 4 टुकड़ों में अगर आप नत्रजन को डालोगे तो वो काफ़ी लाभदायक होता है, बजाय ऐसे कि आपने उसको 2 टुकड़ों में डाला। क्योंकि गन्ने की पैदावार जो है उसमें 210 दिन से लेके 365 दिन तक चली जाती है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण काल होता है उसमें, जिसमें कि उसके कल्ले भी फूटते हैं, उसका जूस की जो गुणवत्ता है वो भी उसी समय बढ़ती है। अगर मान लो कि हमने सारा पहले उसका उपयोग कर लिया तब भी दिक्कत है, और अगर अपन ने 90 दिन के बाद में उसको प्रयोग किया तब भी दिक्कत है। इसके लिए क्या करो, 1/3 जो नत्रजन है उसका प्रयोग तो बुवाई के साथ ही कर लो। उसके बाद में जो बची हुई मात्रा है 2/3 बची हुई है उसको 3 टुकड़ों में 30 दिन पे, 60 दिन पे और 90 दिन तक ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपको 90 दिन तक नत्रजन का उपयोग कर लेना है। क्योंकि उसके बाद में अगर आप करते हो तो उसकी जो पकाई है वो टाइम पे नहीं होगी, वो हरा का हरा रह जाएगा और इस वजह से आपको समय पर जो है अच्छा गन्ना नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ है फास्फोरस और पोटास, वो तो आपको उसी समय साथ में डालना है बुवाई के साथ में ही, जो 1/3 आपने नाइट्रोजन डाला उसी के साथ में। लेकिन ध्यान रखो जब आप फास्फोरस डाल रहे हो तो उसको 10 से 15 यानी 6 इंच तक कम से कम आप पहले जो लाइन के साथ साथ में खोदो और वहाँ पे डालो, तो उससे उसकी उपलब्धता अच्छी मिलेगी। इसके अलावा बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने ही बताया और डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि जो जस्ता है और लौह तत्व है इसकी कमी काफ़ी पाई जाती है। तो जस्ते के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 20 किलोग्राम वो जिंक सल्फेट लीजिए, और साथ में आयरन के लिए आप क्या कीजिए 36 किलोग्राम आयरन सल्फेट लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नर्सरी में भी मेरे जो पौधे हैं थोड़ी सी ये पत्तियाँ उसकी पीली पड़ रही है, तो आप क्या कीजिए साथ में 2% का आयरन सल्फेट प्लस 2% यूरिया का स्प्रे कर दीजिए। 2% मतलब 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप 100 लीटर में मिलाइए और इसको जो है अपनी नर्सरी में दे दीजिए। और अगर आपको वैसे देना है जो खड़ी फसल है उसमें, तो उस टाइम पे आपको जो है 0.5% यानी आपको केवल 1 ग्राम ही लेना है 1 लीटर के हिसाब से जस्ता, और आपको 2% यानी 2 ग्राम लेना है लौह तत्व। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है जिस समय आप बिजाई करते हैं या बाद में उसका छिड़काव करते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई गन्ने की वसंतकालीन आके बिजाई करना चाहते हैं और किसी किसान ने मिट्टी की जांच करवा ली, उसका मान लीजिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, तो क्या इस समय खेत की तैयारी करे जिससे कि एकदम अपने बीज की बिजाई कर सकता है? देखिए, ये उस बात पर निर्भर करेगा कि जो खेत है जी वो उसका खाली है या नहीं है। क्योंकि जनरली क्या करते हैं किसान भाई इधर के और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कि पेड़ी काट के तुरंत गेहूं बो देते हैं जी। और ऐसे बहुत ही कम किसान मिलेंगे आपको कि गेहूं ना बो के वो ये पसंद करेंगे कि फरवरी में मैं गन्ना बोऊं और इतने गन्ने के खेत को तैयार करूं। पहली बात तो ये है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा, एक किसान भाई लाइन पे हैं, पहले किसान भाई की बात सुनते हैं। यस, हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम है ऋषिपाल चौहान, गांव डेरना, जिला सोनीपत, ब्लॉक राई। जी ऋषिपाल जी, क्या सवाल है आपका? मैंने जमीन ले रखी है उधर मुजफ्फरनगर मोरना सुकरताल में। थोड़ा रेडियो सेट अपना धीमा कर लो या थोड़ा दूर हो जाओ। ठीक है, आपने जमीन ले रखी है तो उसमें क्या गन्ना बोना चाह रहे हैं? गन्ना बोना चाह रहे हैं, तो अब अच्छी वैरायटी का कोई नई वैरायटी अपने पास आई हो तो। देखिए, आप उधर से हैं, हरियाणा से है ना ये? जी जी। करनाल की एक बहुत अच्छी वैरायटी है CO 15023 जी। आप उसको बोइए, उसका बीज आराम से अवेलेबल है इस समय। गन्ना उधर भी मिल जाएगा आपको मुजफ्फरनगर में। जी जी जी। आप शुगर मिल से किसी से वहाँ पास में जो है संपर्क कर लीजिए। नहीं, मोरना शुगर मिल में जाता है ना अपना गन्ना। हाँ, तो मोरना शुगर मिल का जो गन्ना विभाग है ना,
जी जी। उससे संपर्क करिए, वो उसको पता रहता है किस किस किसान ने कौन कौन सी वैरायटी बोई हुई है। तो अभी उसमें सीड के लिए कितना गन्ना काफी होगा? सीड के लिए देखिए ऐसा है, अगर वो डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सी अपना रहे हैं। आप कितनी दूरी पे बोएंगे गन्ना? 3 फुट की दूरी पे। हाँ, तो 3 फुट की बोएंगे और 2 आंख का बोएंगे, 1 आंख का? 2 डबल का बोएंगे तो आपकी जो आपका लगेगा लगभग 20 कुंटल एकड़ का। 20 कुंटल एकड़ का हो गया ना? 2 एकड़ में 40 कुंटल। हाँ, 2 एकड़ में 40 कुंटल आपका लगेगा। और आप बोते समय ये ध्यान रखें कि नमी अच्छी होनी चाहिए उसकी। पलेवा करके बो देना। जब बिल्कुल अच्छी भुरभुरी या नमी हो ना, जी जी जी। अच्छी तरह से खेत की तैयारी करिए। और उसमें आप, क्योंकि आप पहली बार गन्ना लगा रहे हैं या गन्ने के किसान हैं आप? नहीं, गन्ने किसान है, ये तो वैरायटी चेंज करना चाहते हैं ना। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप गहरी जुताई करिए, एक बार देखिए हमारी बात मान के। जी। वो चीजल प्लो होता है ना, जो 2 फुट गहरी चीरता चला जाता है जमीन को। जी जी जी। पलटने वाला नहीं, चीरने वाला। 2 फीट गहरा जाता है, उससे एक बार जुताई कराइए तो आपको बहुत, क्योंकि गन्ने की जड़ें अगर उनको मौका मिले काफी गहरी जाती हैं। जी। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा गन्ना होगा। आपने जो बताया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि गहरा जाएगा तो उसकी जड़ मजबूत होगी, नहीं गिरेगा नहीं वो। बिल्कुल। दूसरी और भी बात बता रहा हूँ मैं, जितनी जड़ गहरी जाएंगी और फैलेंगी उतना ही वो पोषक तत्व ज्यादा लेगा, पैदावार भी आपके अच्छा बढ़ेगा, उतने किले भी ज्यादा निकलेंगे। किले ज्यादा निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप उसमें नीचे की जो परत होगी ना, कोई अगर कड़ी जो आजकल रोटावेटर से करते वो दबाती है, वो भी टूट जाएगी। तो पानी का भी नीचे तक अच्छा वो होगा, जल निकास उसका। खाद वाद सब मिला देना उसमें। खाद वो कौन सा IPL वाला ठीक रहेगा? हाँ, IPL का सर्वोत्तम है खाद, और उसमें कूड़ी का खाद भी मिला देना आप। तो अभी इसमें IPL का कितना डाले पर एकड़? पर एकड़ इसमें जो है यूरिया आप डालिए लगभग 50 किलो डालिए। बोते समय 1/3, पहले पानी पे डालिए दूसरी 1/3, जी। और फिर जब ब्यात आने लगे तीसरी 1/3 डालिए। जी। तो 90 दिन में ये डोज पूरी हो जाएंगे आपकी। 90 डेज में पूरी हो जाएगी डॉक्टर। हाँ, और आपने जिंगल टोन सुना होगा, जैविक खाद है बहुत बढ़िया IPL की, वो डालिए आप। पॉलीहेलाइट डालिए, पॉलीहेलाइट। ठीक है डॉक्टर। ठीक है ऋषिपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं, उनका फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। वेद प्रकाश, हरियाणा। जी वेद प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई साल आपको बहुत मुबारक हो सैनिक साहब। सो मच धन्यवाद। जानना चाहता हूँ जी, मर्रा पानी होता है ट्यूबवेल का जी, उसमें क्या हम ये उपज ले सकते हैं? ये थोड़ा किसान भाई, ये मर्रा पानी जो है थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। ये खारा पानी। अच्छा, हाँ खारा पानी है जी। तो देखिए, खारे पानी के लिए अलग से वैरायटी आती है। अच्छा। आपको उसका चुनाव करना पड़ेगा, और खारापन उसका चेक करवाइए एक बार। खारापन में भी कई कैटेगरी होती हैं, और क्या पता इतना खारा हो कि आपके यहाँ तो झींगा पालन हो जाएगा, फिर तो आपके मजे ही आ जाएंगे। पर हमारे गेहूं जो सरसों आदि होता है उस पानी। अच्छा, हाँ, तो फिर तो हो जाएगा। इसकी थोड़ी वैरायटी सेलेक्ट करेंगे आप तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर ज्यादा खारा या ठीक ठाक खारा है तो जैसा पहले बताया मैंने कि आयरन की जो लोह तत्व और जस्ता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जो है कैल्शियम है उसकी परत ज्यादा जमेगी, इस वजह से उसकी उपलब्धता कम होगी। तो आप जो है आयरन सल्फेट का 37 किलोग्राम और जिंक सल्फेट का 20 किलोग्राम का उपयोग उसमें अवश्य करें। बीज का सलाह हम कहाँ से लें? बीज की सलाह आप जो है, आपकी कहाँ कौन सी मिल है? मिल तो हमारा रोहतक के नजदीक पड़ेगा। तो गन्ना विभाग वाले नहीं आते क्या आप लोगों के पास में? मीटिंग नहीं करते? साहब जी, हम तो जस्ट लाइक राजस्थान होता है उसी एरिया में पड़ते हैं, हरियाणा के। अच्छा। तो देखिए, आपका करनाल जो है यहाँ बहुत बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है। CO 15023 है यहाँ की। CO 0118 बहुत अच्छी है। CO 0238 उसमें तो अब वो आ गया लाल सड़न रोग, उसकी सलाह अब कोई नहीं देता। उसको अगर कोई बताए तो उसको मत बोना आप। अच्छा। हाँ, तो ये वैरायटी नई किस्में आप बोना। अच्छा। ठीक है वेद प्रकाश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? मेरा नाम योगिंदर है सर। जी योगेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव काकड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, एक तो गन्ने की बुआई में जैसे फरवरी में हमारे यहाँ गन्ना बोया जाएगा, फरवरी लास्ट के समय में। जी, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व और कौन सा कीटनाशक डाले हैं? देखिए योगेंद्र जी, जी पोषक तत्व पहले आपने मिट्टी टेस्ट कराई है? नहीं, मिट्टी टेस्ट नहीं कराई हमने। मिट्टी टेस्ट नहीं कराई तो आप कूड़ी की खाद डालेंगे? हाँ, कूड़ी खाद डालते हैं जी। ठीक है, कूड़ी की खाद बुआई के जुताई और वो करो ना, जब आप खेत की तैयारी, जी जी उस समय एक तो कूड़ी की खाद डाल दो, गहरी जुताई करो उसकी, जी। जिससे कि नीचे तक उसको जड़ को जाने का माहौल मिले, बुरबुरी बने। क्योंकि आजकल जो रूटावेटर से चल रही है, नीचे जो ना वो थोड़ा कड़ी हो जाती है नीचे से, ऊपर तो बुरबुरी हो जाती है। नहीं, जुताई हम लोग घरों से ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बुआई के समय पे आप पोटास और डीएपी फॉस्फेट जी जी ये डालिए आप उसमें। जी जी जी। और वो गहरे उसमें नीचे अगर पड़ जाए, जो खूड़ काटोगे उसके खूड़ पेंडा डालोगे, उसके नीचे अगर ये एमओपी और डीएपी पहुंचे, कुछ तो किसान भाई करते पेंडा कर दिया ऊपर से बखेर दिया, फिर जी। अगर पेंडा के नीचे हो तो वो, अब देखिए आप अगर किसी तरह से आपके पास अगर वो ऐसी है कुछ, एक वो आती है जो मशीन है एक, जिसमें नीचे खाद पहुंचता है और ऊपर गन्ना पड़ जाता है। नहीं, डलवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसमें यूरिया भी 1/3 यूरिया की मात्रा उस समय डालिए बुआई के समय। हाँ, और अगर आप कूड़ी की खाद अच्छी डाल देंगे, फिर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने दवाई का पूछा। हाँ जी। कि उसमें दवाई कौन सी डालें? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा कि बीज उपचार करके डालें आप। अच्छा। उपचार क्या? एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड से उपचार करें जी। इमीडा क्लोरपिड जो है वो आप लें इंसेक्टिसाइड, और एक थायोफेनेट मिथाइल है फंजीसाइड, उसका उपयोग करें। अच्छा। उससे, क्योंकि देखिए आजकल बहुत किसानों ने जो है 0238 लगा रखी है, उसमें लाल सड़न रोग आ चुका है। हाँ जी। तो अगर कोई उस तरह से उसमें कोई वैरायटी आप जरूर, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप बढ़िया वैरायटी बो रहे होंगे और 0238 नहीं बोएंगे आप। 12235 का एक विचार है जी, आपका 13235 कौन सी आई वो? हाँ, वो COS 13235 है। हाँ जी, हाँ जी, उसी का विचार है बोने का। चलो, आपने उसका नाम ले दिया तो मैं आपको एक सावधानी भी बता देता हूँ उस वैरायटी में। जी। उस वैरायटी में आप जितना भी यूरिया लगाओ वो 90 दिन से पहले पहले लगा लेना, और उसके बाद बिल्कुल मत लगाना यूरिया। क्या दिक्कत करता है जी? वो उसकी थोड़ी सी आंख है ना, वो जर्मिनेट हो जाती है अगर यूरिया ज्यादा होता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। जर्मिनेट होने से ना एक तो रिकवरी कम हो जाती है अगर मील में डालोगे तो, और अगर बीज में दोबारा बोओगे, कहीं बीज में बेकोगे तो आंख जम जाएंगी तो बीज नहीं होगा किसी काम का, वो दिक्कत करे। तो दोनों तरह से वो नुकसानदायक रहेगी। बल्कि और ये वैरायटी बहुत अच्छी बढ़ती है, इसकी बढ़वार बरसात में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी का मतलब बहुत ही अच्छी है, आपको 2-3 महीने में ही ये पूरी फसल हो जाती है, बड़ा गन्ना हो जाता है जी सर। और टिल्लिंग भी अच्छी है इसमें, ये हमने करके देख रखी है। अच्छा अच्छा जी सर, एक सवाल थोड़ा हो। हाँ, 10238 जैसा हमने लगा रखा है, पेडी वगैरह भी रखती है, तो एक उसमें उस गोब में कीड़ा आता है ऊपर सफेद सूंडी, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। टॉप बोरर जो ऊपर का निकल जाता है, खींचते कोत को तो, हाँ, वो जो खींच के निकल जाता है। हाँ, उसको देखिए, उसके लिए वो कीड़ा बरसात के बाद अक्सर कर नुकसान बहुत ज्यादा करता है। अच्छा अच्छा, देखो एक उसमें आती है क्लोरो एंट्री नीलीप्रोल, ये एक केमिकल आता है, उसकी आप ड्रेंचिंग कीजिए, और ये आएगा अप्रैल में जरूर करिएगा आप। अच्छा। आजकल अगर थोड़ा बहुत आ रहा हो ना, उसकी चिंता मत करना, उससे तो आपका ब्यात बढ़ेगा। और मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में आप उसको पानी में 400 लीटर में मिला के 150 ml, और उसकी अच्छी तरह से नोजल को मोटा करके ड्रेंचिंग कर देना। उसकी ड्रेंचिंग का मतलब छिड़काव, फुहारा नहीं बनाना उसका, सीधा उसको। एक सवाल तेवतिया जी से छोटा सा, इनका एक पोलीहाइट आता है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व आते हैं? पॉलीहेलाइट तो आपका ये समझिए देसी घी होता है ना गाय का, वो है गन्ने के लिए। उसमें 4 पोषक तत्व होते हैं, पोटास भी होता है, सल्फर भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। अच्छा।
और पॉलीहेलाइट की जिंगल टोन आप सुन रहे होंगे तो जिज्ञासा बढ़ गई होगी। हाँ, रेडी पे सुनते हैं सर वो। बस ले लीजिए, आप डाल दो, गन्ना आपका ये जैविक खाद का काम करता है। एक आपका आग्रह भी है छोटा सा। हाँ जी। कि आप जो है एक सेमिनार हमारे यहाँ भी रखे हैं मिल क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं। अच्छा, कौन सी सेमिनार आपने देखी जिसके आधार पर कह रहे हो कि यहाँ भी रखें? यहाँ भी चुटमुट होती है सर, चले जा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक वगैरह मोदीपुरम में भी जो एक आध बार हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, चलो रखेंगे, हम जरूर रखेंगे। आप कौन सा एरिया है आपका? गाँव काकड़ा मील से हैं। ठीक है योगेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने बात किया। डॉक्टर अक्षय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते किसान भाइयों को? जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि आपको कीटनाशक से, फफूंदनाशी से इसको अच्छे से उपचारित करना है। इसके साथ में आप सस्ता सा उपाय एक ये कीजिए कि जब आप बीज बोने जा रहे हो उससे पहले एक बार जितनी भी वो आँखें हैं उनको चेक कर लो कि अगर उनमें से कोई आँख सूखी हो तो उसको निकाल दो। तो आपकी जो लाल सड़न, जो उकटा रोग है, उसका जो प्रकोप होता है वो उसमें ज़्यादा होगा और आपको जो है पैदावार उससे कम मिलेगी। दूसरी चीज़, आप एक उपाय और कीजिए कि आप थोड़ा सा पानी को उबालिए, लगभग 50 डिग्री तक जिसका तापमान होता है, आप थोड़ा उबाल लीजिए और उसमें जो है 1 घंटे तक अपने जो भी बीज की आपने रुपाई करनी है उसको 1 घंटे तक उपचारित कीजिए। तो ये जितने भी रोग है इनकी आपको समस्या उसमें कम मिलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अक्षय कुमार योगी जी, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा ये विशेष फोन इन कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।